अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष एवं मंत्र शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते आ रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से आचार्य अशोक कुमार जी हमारे जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। उनके इसी योगदान और सहयोग के लिए उन्हें ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ शिरोमणि तथा पुरोहित जैसी बड़ी उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का मानना है कि सभी शास्त्रों का निर्माण सिर्फ मानव कल्याण के लिए हुआ है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने न केवल असंख्य लोगों को परामर्श देकर उनका जीवन धन्य किया, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात की। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी अपने ज्ञान, अपने कौशल से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि विषयों पर अपने छात्रों के जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रहों के शतरंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे अन्य शास्त्रों में फैली भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही आपके जहन में जो सवाल उठ रहे होते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी हम इस कार्यक्रम के जरिए करते हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र मकसद है आपकी समस्याओं को न सिर्फ आपसे दूर करना, बल्कि उनसे जुड़े हुए सटीक और सही उपाय भी आप तक पहुंचाना। और साथ ही आप हमारे इस कार्यक्रम को बहुत प्यार और स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। चलिए, हमेशा की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी। उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। दोस्तों, हम लगातार इस बात की चर्चा करते आए हैं, जो आप हमसे सवाल पूछते हैं फोन कॉल के जरिए, ईमेल्स के जरिए, मैसेज के जरिए, एसएमएस के जरिए, तो उन सवालों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र की, उसका जो फलादेश है उसके बारे में, किस तरह से जो पौराणिक बातें हैं उनको किस तरह से हम जानेंगे, ज्योतिष शास्त्र क्या है और कैसे फलादेश बताया जाता है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। आज हम आचार्य जी से ये बातें करेंगे। आचार्य जी, ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फलादेश किस तरह से जो है वो दिया जाता है, आप हमें विस्तार से बताइए, ताकि हमारे दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र को समझने का मौका मिले। जो लोग ज्योतिष शास्त्र को नहीं पढ़ सकते, ज्योतिष से जुड़ी हुई किताबें नहीं पढ़ सकते, शायद वो इस कार्यक्रम को सुनकर ही उन बातों का ज्ञान प्राप्त कर लें। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो फलादेश करने की जो परिपाटी है, वो तो हमारे यहाँ पर भाव है, राशि है, ग्रह, नक्षत्र आदि हैं। लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत ही सशक्त और बहुत ही समृद्धिशाली है। कोई भी घटना का अनुमान लगाने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए, देवज्ञ को किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, पहले तो इस रूपरेखा को समझना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर एक उपनिषद हैं, वैसे तो उपनिषद हमारे यहाँ पर 108 हैं, उनमें से एक उपनिषद है, उसका नाम है केनोपनिषद। उसके अंदर एक सिद्धांत है, कार्य कारणवाद सिद्धांत। ये सिद्धांत बतलाता है कि कोई भी कार्य या कोई भी परिणाम तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे कोई न कोई कारण मौजूद ना हो। यत् कार्य पूर्वे क्षणे विद्यमानत्वम तेन विना नो कार्य पदते, अर्थात प्रत्येक कार्य, प्रत्येक घटना, प्रत्येक परिणाम के पहले एक कारण मौजूद हुआ करता है, और उस कारण की जो जानकारी रखता है वही फलादेश करने में या किसी भी संभावना के बारे में जानकारी जो है वो व्यक्ति कर सकता है। लेकिन उसको कार्य की भी जानकारी होनी चाहिए और साथ में उसको कारण की भी जानकारी होनी चाहिए। वो साक्ष्य के रूप में एक बात बतलाता है कि मान लीजिए कि कोई पर्वत है आपके घर के पास और उसके पीछे से धुआं उठ रहा है, तो वो ये कहता है कि पर्वत के पीछे जो धुआं उठ रही है, तो इधर रहने वाले जितने भी जो लोग हैं वो एक अनुमान लगा लेंगे कि शायद हो सकता है कि पर्वत के पीछे की तरफ जो है आग लगी हुई है, क्योंकि सूत्र है यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र वहनी, जहां जहां आग लगा करती है वहां पर धुआं अवश्य उठा करता है। इसी आधार पे ज्योतिषी भी कहीं न कहीं ग्रह योगों के माध्यम से, भाव राशि में स्थिति के अनुसार, ग्रहों पे पड़ने वाले शुभाशुभ प्रभावों के अनुसार, दशा अंतरदशा के माध्यम से और गोचर के माध्यम से यह अनुमान लगाने में सक्षम हुआ करता है कि व्यक्ति को किस प्रकार का फल कब कब मिलेगा और किस परिस्थितियों में मिलेगा। लेकिन ये जो कारण हैं ये हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के माने गए। पहला जो कारण है उसका नाम है समवायी।
दूसरा जो कारण है उसका नाम है असमवायी, और जो तीसरा कारण है उसका नाम है निमित्त। समवायी कारण क्या हुआ करता है कि जो कारण जो है वो ही कार्य बन जाता है। साक्ष्य के रूप में आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने रोटी बनानी है तो आटा ही रोटी बन जाता है। लेकिन असमवायी का मतलब होता है जो कार्य को कारण से जोड़ता है। जैसे रोटी बनाने के लिए रोटी आटा आपने गूंद लिया, लेकिन रोटी ऐसे नहीं बन सकती, उसके लिए हमें चकला भी चाहिए, बेलन भी चाहिए। ये सब चीज़ें जो सहायक उपकरण हैं ये असमवायी हुआ करते हैं। और एक तीसरा जो कारण है उसका नाम है निमित्त। निमित्त का मतलब है जो करने वाला है, जो कार्य को कारण से परिपूर्ण रूप से जोड़ देता है। अगर ये सब चीज़ें हो, आटा भी है, बेलन भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर रसोईया ना हो तो रोटी नहीं बन सकती। तो तीन जो कारण हैं वो किसी भी घटना के पीछे हुआ करते हैं। इन तीनों की समग्र जो जानकारी है अगर वो ज्योतिषी को होगी या विद्वान व्यक्ति को होगी तो वो किसी भी घटना की परिकल्पना पहले से कर सकता है। अब देखिए कि हमारे जीवन के अंदर जो भी घटना घट रही है वो कैसे घटा करती है। तो सबसे पहली जो बात है वो है कि मनुष्य के मन में इच्छा उत्पन्न हुआ करती है। इच्छा उत्पन्न होने के बाद में दूसरी जो चीज़ हुआ करती है विचार उत्पन्न हुआ करता है। विचार उत्पन्न होने के बाद उसमें जो तीसरा जो इसका सोपान है उसको हम निर्णय कहते हैं। और जो चौथी जो चीज़ है उसका नाम है फल। तो अर्थात क्या हुआ कि कोई भी घटना तब तक नहीं घटेगी जब तक मनुष्य के मन में किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न ना हो। इच्छा होने के बाद वो उस पर विचार करेगा, विचार उत्पन्न करने के बाद उसमें वो निर्णय लेगा, और निर्णय लेने के बाद में जो संयोजन है, एक्शन जो है वो उस पर प्रारंभ करेगा, तब वो व्यक्ति को फल मिलेगा। तो ये किसी भी कार्य की प्रकृति हुआ करती है। 5 प्रकार से इसको हम देखते हैं। इन सभी चीज़ों की जो जानकारी है, अगर ज्योतिष की जानकारी हमें है तो राशियों से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं, भावों से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं, नक्षत्रों से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं, ग्रहों से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं, इन सब का समग्र जो विश्लेषण है वो हमें बतलाने में सक्षम हुआ करता है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं इन ग्रहों की दशा अंतरसा में, जब गोचर में ये ग्रह यहाँ इन स्थितियों में होंगे, ये उदय होंगे, ये अस्त होंगे, ये मार्गी होंगे, किसी ग्रह से किसी प्रकार का संबंध बना रहे होंगे, तब व्यक्ति के जीवन में यह घटनाक्रम घटेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि हम जितने भी लोग हैं सच किसको मानते हैं। हमारे पास 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय हैं। अगर हम आंखों से देखें तो उस बात को हम सच मानते हैं, हम त्वचा से स्पर्श कर लें तो उसको भी हम सच मानते हैं, कानों से किसी बात को हम सुन लें तो उसको भी हम सच मानते हैं। उसी प्रकार नासिका से सूंघने का काम लिया जाता है, जीवा से रसास्वादन का काम लिया जाता है। तो 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रियों से हमें 5 प्रकार की सेंस मालूम पड़ती है, 5 प्रकार की जानकारी मिलती है, उसी को हमने सच माना है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र जो है इससे आगे की बात करता है। हमारे यहाँ पर 8 ऐसे और अन्य कारण हैं, अगर उनकी जानकारी अगर ज्योतिषी को होगी तो वह किसी भी समस्या को, किसी भी प्रकार का जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी करने में वो सक्षम हुआ करता है। उसमें जो पहला जो कारण है उसका नाम है अज्ञानात। घटना तब भी घटा करती है जब आपको उसकी जानकारी ना हो। अति सूक्ष्मात, बहुत ही सूक्ष्म हो, इतना सूक्ष्म है कि आपको अपनी आंखों से दिखलाई नहीं दिया करता। उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हो कि हमारा जो दही होता है उसके अंदर प्रोटीन के बहुत सारे जो हैं वो जीव हुआ करते हैं उसके अंदर, लेकिन अगर हम किसी टेलीस्कोप से देखें तो उसके अंदर हमें मिलते हैं कि प्रोटीन के बहुत छोटे छोटे जो है उसके अंदर जीव जो है वो विद्यमान रहा करते हैं, लेकिन हमें अपनी आंखों से नहीं दिखलाई दिया करता। तो क्या घटना नहीं घटेगी? अवश्य घटेगी। अति दूरा, बहुत दूर अगर कोई चीज़ घटना घटी है, मान लीजिए जापान में कोई बात हो गई, सुनामी आ गई, तो आजकल तो इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब चीज़, इंटरनेट की वजह से हमें जानकारी मिल जाती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था तब इनकी हमें जानकारी नहीं मिला करती थी। लेकिन कोई दूर देश में गया हुआ व्यक्ति है, वो कई सालों बाद में आए तो वो बताएगा कि फलाने समय वहाँ पर ऐसी घटना घटी थी। तो हमारी 5 जो सेंसेज हैं उनसे परे की घटना है, उसके बावजूद भी क्या हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे? जो घटना घटी है लेकिन बहुत दूर घटी है, लेकिन वो घटना घटी तो है। इस प्रकार से अगर हम देखें, इसी प्रकार से हम कहें तो अति सामीप्य, बहुत नज़दीक। मनुष्य अपनी ही आंखों में काजल लगाता है लेकिन उसको स्वयं को दिखलाई नहीं देता। खाना खाने के बाद कई बार देखें तो सब्जी वगैरह अपने ही मुंह पे लगी हुआ करती है लेकिन हमें दिखलाई नहीं दिया करती, दूसरा व्यक्ति हमें बता सकता है। लेकिन क्या इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपकी आंखों में काजल है लेकिन आपको जानकारी नहीं है, आपको दिखलाई नहीं दे रहा? वास्तव में जानकारी तो है। तो 8 जो कारण हैं हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में, उनकी भी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी घटना
के क्रम को जानने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक घटनाक्रम घट रहा है, क्योंकि काल की जो सत्ता है वो हर जगह विद्यमान हुआ करती है। समय जो है वो इस संसार की सबसे बड़ी इकाई है, इससे बड़ा कोई भी नहीं है। कालो बलवान मत है, समय बहुत बलवान है। जिस प्रकार ये छोटे से बच्चे को कब कुमार अवस्था में, कुमार को कब युवा अवस्था में, युवा को कब प्रौढ़ अवस्था में, और प्रौढ़ को कब वो बुढ़ापे की अवस्था में लेके चला जाता है, हमें खुद को जानकारी नहीं मिलती। तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो प्रत्येक घटनाक्रम को इन बिंदुओं के आधार पर उसका निर्णय लेने में सक्षम हुआ करता है। जैसे एक उदाहरण हम लें, ज्योतिष का ही हम ले लेते हैं कि हमारे यहाँ पर जैसे बालारिष्ट योगों की बात कही गई कि बच्चे बीमार कब होंगे, तो हमारे यहाँ सूत्र है कि चंद्रमा जो है वो बचपने का कारक ग्रह है। किसी की कुंडली में भी यदि चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में स्थित है, इसका अर्थ ये हुआ कि एक ज्योतिषी डॉक्टर से पहले ही ये बताने में सक्षम हुआ करता है कि ये जो बच्चा जब तक 12 वर्ष तक होगा, इसको सर्दी से संबंधित कुछ न कुछ रोग होने की संभावना है, इसको जुकाम बहुत जल्दी लगेगा, इसको नजला जुकाम होने की संभावना रहेगी, इसको चेस्ट से संबंधित कुछ इन्फेक्शन होंगे। जब भी मौसम में परिवर्तन आएगा तब इस बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो कहीं न कहीं प्रभावित हुआ करेगा। उसी प्रकार से अगर मान लो मंगल बैठा है 6-8-12 में, तो इसका अर्थ भी ये हुआ कि इस बच्चे को चोट मोच 100% अपने जीवन में कभी न कभी लगेगी। तो प्रत्येक ग्रह की एक अवस्था है, एक आयु है। आयु का जो प्रकरण है हमारे यहाँ पर, वो भी 7 प्रकार की आयु का विचार किया गया। जैसे कि पहला जो है सद्योरिष्ट है, अगर बच्चा पैदा हुआ उसके 1 वर्ष के अंदर अगर बच्चे के साथ कुछ दुखद घटनाएं घटनी हैं या शारीरिक रूप से कोई क्षति हो जाएगी तो उसको हम सद्योरिष्ट के आधार पे देखते हैं। फिर बालारिष्ट है, 0 से 12 वर्ष तक, अगर 1 वर्ष का जब बच्चा हुआ उससे लेके अगर 12 वर्ष तक की आयु का अगर हम आकलन करें तो वो सारा का सारा हम बालारिष्ट की श्रेणी में करते हैं। उसी प्रकार से योगारिष्ट है, 12 वर्ष तक का बच्चा हो गया, वो सही सलामत है, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 12 से लेके 20 वर्ष के बीच में बच्चे को कोई न कोई मेजर प्रॉब्लम भी हो सकती है, जीवन हानि भी हो सकती है। उन सब का विचार हम योगारिष्ट के माध्यम से करते हैं। और 20 वर्ष का जब बच्चा हो जाए उसके बाद हमें आयु का विचार करना होता है, जिसमें पहली जो आयु है उसका नाम है अल्प आयु, उसके बाद में मध्यम आयु, उसके बाद में है पूर्ण आयु और उसके बाद है अमित आयु। तो ज्योतिष शास्त्र जो है किसी भी घटना को अगर देख रहा है तो सारे के सारे योगों के माध्यम से देखता है। अगर चंद्रमा ही किसी का बहुत निर्बल है और शुरू में ही बचपन में ही मारक ग्रहों की दशाएं आती हैं या अरिष्ट कारक परिस्थितियां बनी हैं, तो हम कह सकते हैं बच्चे को 12 वर्ष तक होने में कहीं न कहीं बड़ी दिक्कतों का सामना हो सकता है, जीवन हानि भी हो सकती है। उससे संबंधित ये उपाय हम कर सकते हैं। कई बार उपाय इतने कारगर भी हुआ करते हैं कि व्यक्ति उस पड़ाव को पार करके अपने जीवन को दीर्घायु की तरफ भी अग्रसर कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र की जो पृष्ठभूमि है वो बड़ी सशक्त और बड़ी समृद्धिशाली है, लेकिन हमें सभी चीज़ों की जानकारी होगी तो हम फलादेश करने में सक्षम हो सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है और कहीं न कहीं हमारा मनोयोग भी अगर भंग हुआ तो कुछ प्रेडिक्शन हमारी ठीक भी हो जाया करती हैं और कभी कभार हमारी कुछ प्रेडिक्शन गलत भी हो जाया करती हैं। तो मनोयोग के साथ शास्त्र को पढ़ना चाहिए, मनोयोग के साथ में ही विचार करना चाहिए। ये जो शास्त्र है ये बहुत ज़्यादा तपस्या चाहता है, बहुत ज़्यादा स्वाध्याय चाहता है, बहुत ज़्यादा मनन चाहता है और आत्म साथ होकर के अगर इस शास्त्र के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो फलादेश जो भी आप करेंगे वो कहीं न कहीं आपकी वाणी जो है वो सिद्ध हुआ करती है और जो भी फलादेश करते हैं वो सच भी हुआ करता है। तो जाना आपने दोस्तों कि किस तरह से पृष्ठभूमि है ज्योतिष शास्त्र की, वो काफ़ी बड़ी है और वो काफ़ी तपस्या भी मांगती है। तो ज्योतिष को नज़दीक से समझने के लिए आपको इसका अध्ययन करना होगा, तपस्या करनी होगी, तब जाकर आप इस ज्योतिष शास्त्र को समझ पाएंगे। और कैसे इसके अंतर्गत फलादेश की जो घोषणा है वो की जाती है वो आचार्य जी ने हमें बताया है। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। मेरे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं अपने पारिवारिक जीवन से कुछ समस्याओं के कारण बहुत ही परेशान और निराश हो गया था।
जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में आया हूँ तब से मैंने सीखा है और 1 साल तक मैं इसको लगातार सीखते रहा। सीखने के बाद मैंने खुद ही इन चीज़ों का कुछ बहुत सारे उपाय किए जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पर 1 साल मुझे लगभग पढ़ते पढ़ते हो गया है। मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं इसको अपना एक प्रोफेशनल रिटायरमेंट के बाद इसको एक प्रोफेशनली अपनाऊंगा और गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं लोगों का भला करूंगा। मैं गुरुजी से 4 साल से कनेक्टेड हूँ और इनका जो पढ़ाने का ढंग है वो सिंपल वे में एक आराम से समझ आ जाता है। इनके पास में आके मैंने इतना सिंपल वे से सीखा जो कि एक रट्टाफिकेशन थी वो मेरी ख़त्म हो गई। जो हमारे गुरुवर हैं श्री अशोक कुमार जी, उनके बारे में तो तारीफ़ करना तो ये समझिए कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। यदि ब्राह्मणों के कर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसे गुरुजनों का होना बड़ा ही आवश्यक और बड़ा ही ज़रूरी है। अगर ऐसे गुरुवर सभी को भी मिल जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है जिसे हम ज्योतिष वास्तु कहते हैं उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जो चीज़ उन्होंने एक बार किसी को पढ़ा दिया और समझा दिया वो दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है, वो ऐसे बैठ जाता है मानो जैसे पता नहीं कितने पुराने टाइम से उन्होंने पढ़ रखा हो। उनका पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। I am learning for last 6 months here Vedic astrology, and in regards to how Guruji take classes, I would say that he is very dedicated person, very focused, very disciplined, and the second part which he brings is a different way of making a person understanding. So he always takes certain examples, make sure that you have taken those examples by heart, and then this is the way I study, and Guruji makes me feel here that I am studying with examples and a very focused way. हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी C118 फर्स्ट फ्लोर पालम व्यापार केंद्र मार्केट पालम विहार गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124407386 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है grahokishshatranj@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। जी हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए हम जो समाज में तरह तरह की भ्रांतियां ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और अन्य शास्त्रों के प्रति फैली हुई हैं उनको दूर करने की कहीं ना कहीं कोशिश हम करते हैं और ये कोशिश सफल भी नजर आती है क्योंकि आपका प्यार और आपका स्नेह और आपका दुलार हमें जो इतना मिलता है। और चलिए आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, आपने बताया ज्योतिष शास्त्र की पृष्ठभूमि किस तरह से होती है, तो आपने बताया कि जो ज्योतिष शास्त्र की पृष्ठभूमि है काफ़ी बड़ी है और काफ़ी जो है अपने आप में काफ़ी कुछ समेटे हुए है। जब इतनी बड़ी पृष्ठभूमि है तो सवाल यहाँ ये उठता है कि इसी पृष्ठभूमि से हर कोई पढ़ता है, चाहे वो आप हों, चाहे वो कोई अन्य ज्योतिष हो या कोई भी ज्योतिष आचार्य हो, तो सभी इनसे शिक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन की अगर बात की जाए तो काफ़ी अंतर जो है वो देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये बात देखने में आती है कि जब एक ही व्यक्ति अपनी जन्म पत्री दो अलग अलग ज्योतिषियों को दिखलाता है तो दोनों की बातों में विरोधाभास होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसको भी वो कुंडली दिखा रहा है उसकी कुंडली उसी लगन की बनी हुई है, उस कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी समान ही है, उनको जिन ग्रहों की दशांतरसाएं चल रही थी वो भी समान ही है, यहाँ तक कि गोचर के अंदर भी जो परिस्थितियां हैं वो भी सारी की सारी उस कुंडली के अंदर समान रूप से लागू हुआ करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के फलादेश में भिन्नता की बात आती है। तो कहीं न कहीं ज्योतिषी का अपना जो मनोयोग है वो कहीं न कहीं कंप्लीट नहीं हुआ करता। हमने खुद ने अपने जीवन में ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 1 साल 6 महीने कोर्स करने के बाद अपना काम करना शुरू कर देते हैं। हम 15-15 साल हो गए हमें काम करते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्णता को प्राप्त कर लेना इस शास्त्र में अपने आप में बहुत ही बड़ी बात कहलाती है। ये शास्त्र इतना अथाह शास्त्र है, इतना गहरा है कि जो जो आप गहरे पानी में जाएंगे वैसे वैसे आपको मोती मिलते हैं। आदमी कुछ अपनी एक्सपीरियंस भी सीखा करता है, लेकिन शास्त्र के अपने जो नियम हैं वो समान रूप से सभी कुंडलियों पे एक जैसे लागू हुआ करते हैं। उसके बावजूद भी फलादेश की भिन्नता का कारण ये हो सकता है
कि व्यक्ति ग्रहों की दशांतरसा या गोचर के ऊपर ध्यान न दे करके दूसरी पृष्ठभूमियों के आधार पर कुछ फलादेश की बात करता है या उपाय बतलाता है। हमारे यहाँ पर सिंपल सा नियम रहा ज्योतिष शास्त्र का कि जिन ग्रहों की दशा अंतरसाएं चल रही हैं उसी के संदर्भ में व्यक्ति को फल मिलेगा। हमने पहले भी एक बात कही थी कि व्यक्ति का जो जन्म है वो कर्मानुबंधन के कारण हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस बात के लिए हम रुकेंगे कि हमारा जो जन्म हुआ तो हमारे पास जो कर्म के जो सिद्धांत के रूप में अगर हम चलें तो हमारे जो हैं वो 3 प्रकार के कर्म हुआ करते हैं। पहला जो कर्म है वो संचित कर्म है, दूसरा जो है वो हमारा कर्म है उसका नाम है प्रारब्ध, और तीसरा है क्रियमान। जन्म जन्मांतरों में मनुष्य ने जो भी कर्म किए उन कर्मों में से कुछ कर्मों को लेकर के कुछ कर्मों के संग्रह को लेकर के इस जन्म में जो जन्म लिया है हम लोगों ने वो सारा का सारा हमारा प्रारब्ध कर्म है, और वो सारा का सारा हमारी जन्म पत्री में ग्रह योगों के माध्यम से दृष्टिगोचर होता है। उसके बाद जो कर्म फल लेकर हम पैदा हुए हैं उनमें किन किन कर्मों के फलों को मनुष्य अपने इस जीवन में भोगेगा उसका विचार दशा अंतरसा के माध्यम से करते हैं। तो कुंडली समान है, 2 ज्योतिषियों के पास हम जाते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रेडिक्शन होती हैं। इसमें विरोधाभास कहीं न कहीं ज्योतिषियों के अंदर आपस में कहीं न कहीं कोई कमी होने की संभावना को दर्शाता है, न कि जन्म पत्री की। लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन में घटनाक्रम जो घटा, अगर एक ज्योतिषी बतला रहा है उसके अनुसार भी नहीं घट रहा और दूसरा ज्योतिषी बताता है उसके अनुसार भी नहीं घट रहा, तो कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि जन्म पत्री भी व्यक्ति की जो बनी हुई है वो भी गलत हो सकती है। क्योंकि एक ही जन्म पत्री को देखकर 10 लोग जो हैं वो जो भी बात कर रहे हैं उसके अनुसार अगर एक भी प्रेडिक्शन आपकी सत्य नहीं हो रही है तो जन्म पत्री भी जो है वो गलत हो सकती है। लेकिन ज्योतिषी को चाहिए कि जिन ग्रहों की दशांतरसा चल रही हैं उनसे बनने वाले जो भी शुभाशुभ योग है उनके माध्यम से प्रेडिक्शन करे, और उन्हीं ग्रहों की शांति का विधान अगर करे तो दोनों जो ज्योतिषी हैं, चाहे वो 10 लोगों को क्यों ना वो अपनी जन्म पत्री दिखाए, सभी जो हैं वो एक स्वर में एक नियम के आबद्ध होकर के एक जैसे ही प्रेडिक्शन करेंगे और एक जैसे ही शांति के उपाय भी बताने में सक्षम हो सकते हैं। तो दोस्तों जाना आपने कि आचार्य जी ने किस तरह से बताया है कि दो ज्योतिष आचार्य होते हैं वो एक ही कुंडली को लेकर अगर अलग अलग प्रेडिक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें या तो जानकारी का अभाव होता है या फिर कोई और कारण भी हो सकता है। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कुंडली में सारी चीज़ें सेम होती हैं तो ज्योतिष आचार्य जो हैं उन्हें अपने अनुभव और अपने अध्ययन के अनुसार जो है सही प्रेडिक्शन होनी चाहिए और दोनों की मेल खाती हुई प्रेडिक्शन होनी चाहिए। लेकिन अक्सर जो है वो आज के दौर में देखने को नहीं मिलता है। कोई ज्योतिषी आचार्य अपनी प्रेडिक्शन करता है, कोई ज्योतिष आचार्य उसकी प्रेडिक्शन गलत साबित करने के लिए अपने प्रेडिक्शन को आगे कर देता है। तो इस तरह का जो बातें हैं वो आजकल हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने फलादेश की जो पृष्ठभूमि हमें बताई है ज्योतिष शास्त्र के बारे में, उसमें आपने ग्रह, नक्षत्र, भाव और राशियों की बात की है, उनका किस तरीके से उपयोग जो है वो किया जाता है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। कि हमारे पास 3 आयाम हैं, एक है भाव, दूसरा है राशि और तीसरा है ग्रह। हम देखते हैं तो सारा का सारा जो जगत है ये त्रिगुणात्मक प्रकृति से बना हुआ है, रजोगुणी है, तमोगुणी है और सतोगुणी है। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है इसकी भी 3 ही प्रकार की भूमिकाएं हैं। इसमें स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कार्बन शरीर है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी 3 चीजों का विचार विशेष तौर पे किया जाता है। ग्रहों का किया जाता है, भाव का किया जाता है और राशि का किया जाता है। प्रत्येक जो ग्रह है उनका अपना गुणशील स्वभाव हुआ करता है। जैसे सूर्य की प्रकृति जो है वो थोड़ी गर्म है। अगर सूर्य प्रधान व्यक्ति होगा तो थोड़ा अहंकारी होगा, थोड़ा जिद्दी होगा, थोड़ा महत्वाकांक्षी होगा, अपनी ही बात को जो है ज़्यादा प्राथमिकता के साथ रखेगा, थोड़ी डिक्टेटरशिप की जो है भावना उसके अंदर हुआ करती है। लेकिन अगर चंद्रमा ग्रह है हमारा, चंद्रमा बड़ा कल्पनाशील है, हंसी मजाक के साथ रहने वाला है, घूमने फिरने का शौकीन है, कुछ भी बात कीजिए, कहीं भी लेके चलना है, चंद्र प्रधान व्यक्ति 1 सेकंड में आपके साथ चलने को तैयार हो जाएगा। लेकिन मंगल है, आप सारी बातें उनके पास कर लीजिए लेकिन लास्ट में अपनी बात रखेगा और अपनी ही बात को प्राथमिकता देगा। अगर उस बात को नहीं स्वीकार करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लड़ने को भी उद्यत हो जाता है। तो प्रत्येक ग्रह का अपना एक स्वभाव है, उसी प्रकार हमारे यहाँ पर राशियों का भी स्वभाव है। तो प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक भाव और प्रत्येक जो राशि है उनके अपने नियम हैं और वो ये बतलाने में सक्षम हुआ करते हैं कि हमारा शरीर का कौन सा अंग जो है वो
किस राशि और किस भाव के अंतर्गत आता है, कौन से ग्रह वहां पर बैठ के अपनी प्रकृति से उस अंक के अंदर किस प्रकार का जो है विकार पैदा करेंगे, इस आधार पर हम किसी भी चीज का निर्णय लेने में, चाहे वो रोगों के संदर्भ में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के संदर्भ में हो, चाहे संतान के संदर्भ में हो, कोई भी संदर्भ क्यों ना हो, ज्योतिष शास्त्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मनुष्य के जीवन में जितना भी घटनाक्रम है, चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, सारा का सारा जो घटनाक्रम है उसके बारे में जो है वो अपनी बात रखने में समर्थ है। तो दोस्तों, जाना आपने कि किस तरह से आपको जो छोटी छोटी बातें हैं वो आचार्य जी ने यहाँ बताई हैं। चलिए एक महत्वपूर्ण सवाल और पूछ लेते हैं हम आचार्य जी से। आचार्य जी, जब हम किसी की जन्मपत्री बनवाने जाते हैं तो देखते हैं कि एक कुंडली के साथ एक कुंडली नहीं बनती बल्कि बहुत सारी कुंडलियाँ बनती हैं, तो उनका क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, उनकी किस प्रकार से नाम होते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। सभी लोग जन्म पत्री का अर्थ ये भी मानते हैं कि एक लगन कुंडली और एक चंद्र कुंडली जो है यही बनी हुआ करती है। जैसे पहले देखा जाए तो एक छोटा सा टेवा बनवा लेते थे हम, तो टेवा जो हुआ करता था उसमें हमारी लगन कुंडली और चंद्र कुंडली ही बनी हुआ करती थी। लेकिन अगर ज्योतिष शास्त्र का पठन पाठन करें तो हमारे यहाँ पर 16 वर्ग चार्ट मिलता है, जिसको कहते हैं 16 टाइप्स ऑफ डिवीजन चार्ट। तो लगन कुंडली के साथ साथ हमारे यहाँ पर 16 प्रकार की कुंडलियां और बनती हैं। उन कुंडलियों का बड़ा ही सूक्ष्म फलादेश के लिए बड़ा ही महत्व होता है। मान लीजिए किसी को विवाहित जीवन के बारे में किसी निर्णय पर हमें पहुंचना है तो लगन कुंडली और चंद्र कुंडली के साथ साथ हमें नवांश कुंडली का विचार 100% करना चाहिए। ऐसे ही किसी ग्रह के बलाबल का भी अगर हम विचार कर रहे हैं तो भी लगन कुंडली और चंद्र कुंडली के साथ हमें नवांश कुंडली का विचार बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नवांश कुंडली जो है उससे स्पाउस का जानकारी हमें मिलती है। अगर मेल की कुंडली है तो नवांश कुंडली को हम स्पाउस की कुंडली कह सकते हैं, फीमेल की कुंडली है तो उसके हस्बैंड की कुंडली उसे हम कह सकते हैं। तो दोनों के बीच में कैसा समन्वय होगा दोनों कुंडलियों में, क्योंकि लगन कुंडली में कोई भी ग्रह अगर बहुत ज़्यादा बलवान है लेकिन नवांश में कमजोर हो गया तो ऐसी स्थिति में वह ग्रह अपनी दशा अंतरशा के अंदर ज़्यादा शुभ फल नहीं दिया करता, परिस्थितियों को कहीं न कहीं प्रभावित किया करता है। उसी प्रकार से संतान का विचार कर रहे हैं हम तो पंचम भाव पंचमेश और बृहस्पति का विचार हम लोग करेंगे। लेकिन सप्तमांश कुंडली हमारे यहाँ पर एक बना करती है जिसको D7 हम लोग बोलते हैं आज के संदर्भ में। तो सप्तमांश कुंडली से इस बात की हम और गहराई में पहुंच सकते हैं कि वास्तव में इस व्यक्ति को संतान होगी या नहीं होगी। लेकिन लगन कुंडली के अंदर कोई योग अगर बहुत अच्छे नहीं बने हुए हैं और थोड़ी सी भी अगर उसमें ताकत नजर आती है कि कहीं न कहीं बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है लेकिन पंचम भाव और पंचमेश बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, लेकिन आपकी सप्तमांश कुंडली अगर कहीं न कहीं बलवान हो जाती है तो संभावना है कि संतान भी इस व्यक्ति को होगी। उसी प्रकार से एजुकेशन के संदर्भ में हम चतुर्विशांश कुंडली का विचार करते हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, अपनी गाड़ी लेना चाहता है तो उसके लिए हमारे यहाँ पर चतुर्थांश कुंडली का विचार किया गया है। तो अलग अलग प्रकार के जो 16 प्रकार के जो डिवीजन चार्ट बनते हैं वो लगन कुंडली के ही फल का अगर हम सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करना चाहते हैं कि वो चीज़ वास्तव में है या नहीं है, उसके लिए हमें 16 वर्ग चार्ट जो हैं वो अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग प्रकार से बनाए गए होते हैं, उन सब का भी विचार करना चाहिए। मान लीजिए किसी का दशमेश उच्च राशि में बैठा है लेकिन दशमांश कुंडली के अंदर वही ग्रह नीच राशि का है और वहाँ पर भी दशमांश कुंडली का जो लगन का स्वामी है वो 6-8 बारे में बैठा गया, तो ऐसे में व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिलने की या अच्छा व्यवसाय मिलने की संभावनाएं बड़ी ही कम हुआ करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि 16 वर्ग जो चार्ट हैं वो सूक्ष्मता के अध्ययन के मामलों में हमें बड़ी सटीक जानकारी देने में सक्षम हुआ करते हैं। तो दोस्तों, आज आपने इस कार्यक्रम के जरिए जाना कि आखिरकार ज्योतिष शास्त्र की पृष्ठभूमि क्या है, फलादेश किस प्रकार से किया जाता है, और साथ ही आपने ये भी जाना कि दो ज्योतिष अगर एक ही कुंडली को देखते हैं, ज्योतिष आचार्य अगर एक ही कुंडली को देखते हैं तो किस तरह से विभिन्नता जो है वो उनमें देखने को मिलती है, तो किन किन चीज़ों का उनमें अभाव होता है अगर विभिन्नता देखने को मिलती है। और साथ ही आपने जाना कि किस तरह से जो है कुंडलियाँ कितने प्रकार की होती है और किस तरह से जो है उनका अध्ययन हमें करना चाहिए सटीक उपायों के लिए, सही जो है चीज़ों को जानने के लिए। तो हमारे इस कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और लगातार देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। नमस्कार। यदि आप पंडित जी से कुंडली एवं वास्तु संबंधी परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमारे अकाउंट नंबर 6800242596, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IFSC कोड MAHB 0001308 में 2100 रुपए जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं।
हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124407386 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com।